अरुण शर्मा सर, केजरीवाल जेल से जब से आए हैं तब से कई दावे करते हुए देखे जा रहे हैं। अब सीटों को लेकर के दावा, राज्यवार कहां कहां नुकसान हो रहा है और कैसे भाजपा सत्ता से बाहर जा रही है, इसकी भी तस्वीर वो बताने लगे हैं। कितना दम है इन दावों में? जी सर, इन दावों में पूरा दम है। मैं इसमें 3-4 राज्य और जोड़ देता हूं। एक मध्य प्रदेश, एक यूपी, जो उन्होंने मुख्य तौर पर जोड़ा ही नहीं, और जहां पर भारी मात्रा में सीटें कम होंगी। एक गुजरात, एक राजस्थान। ये इन प्रदेशों की सीटें उन्होंने नहीं जोड़ी। मैं इनको इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि यहां पर जो स्ट्राइक रेट था बीजेपी का, वो अबव 90% था। तो अब ना वैसे हालात हैं 90% वाले, और ना ही जो बयानबाजी मोदी जी द्वारा दी जा रही है उस स्तर की रह गई है जिस स्तर पर 2014 में उन्होंने, जब 380 क्षेत्रों के चुनाव हुए तो 188 सीट जीती थी टोटल, और 2019 में 205 या 6 सीटों पर जीती थी। तो पहली बात तो यह कि अगर आंकड़ों की बाजीगरी देखी जाए तो वैसे भी ये जो 200 सीटों, अगर मोटा मोटा ये कहा जाए कि 200 सीटों पर उन्होंने चुनाव जीता था, तो मुझे लगता है इसमें कम से कम 40% सीटें कम होने वाली। उसका जो कारण है वो ना तो अरविंद केजरीवाल है, ना अखिलेश यादव है, ना तेजस्वी यादव है, और ना ही इनकी गिरफ्तारी है, भले ही वो हेमंत सोरेन हो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस निचले स्तर पर जाकर मोदी जी को अपने भाषणों को नरेशन देना पड़ रहा है, वो उनकी घबराहट और उसको हकलाहट को दर्शाता है। सर, घबराहट किसको होती है? जब आपके टारगेट अचीव ना हो तो आपको घबराहट होती है। जैसे किसी फर्म में किसी सेल्समैन को एक टारगेट दे दिया जाए तो वो क्या करता है कि जो स्कीम्स आती हैं अंडर टेबल, जो उसके लिए खुद के लिए होती हैं, वो भी लुटा देता है, क्योंकि उसको सर्विस अपनी बरकरार रखनी होती है। ऐसे ही मोदी जी को अपनी नौकरी बरकरार रखनी है, इसलिए जो उनको मिलता है या जो गवर्नमेंट उनको देती है, मतलब जो उनको अनुमति मिलती है, उससे बढ़ चढ़कर वो बात कर रहे हैं। उससे बढ़ चढ़कर कैसे बात कर रहे हैं, मैं ताजा उदाहरण देता हूं आपको। अभी जो 163 सीट बची हैं, इसमें 40 सीटें मुख्य रूप से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्रों के लिए है, जहां पर वो सीधे सीधे अटैक करते हैं, और 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर 10-12% वोट जो है वो मुस्लिम वोट आता है। और उन्होंने बयान क्या दिया कि हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैंने कोई बयान नहीं दिया मुस्लिम के खिलाफ। तो सर, ये क्या दर्शाता है? ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे सर्दी खत्म होने पर स्वेटरों की 20%, 40%, बल्कि बहुत सारे लोग तो 70-80% सेल लगा देते हैं। तो मोदी जी ने अपने बयानों की ऐसे सेल लगा रखी है। देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति जो सत्ता में हो और इतनी गंभीरता से बात ना करता हो, वो उड़ी उड़ी बात करता हो। मैं आधार दूसरे भी बता देता हूं। जैसे उन्होंने महिलाओं को नाराज कर दिया, उन्होंने कई बार महिलाओं को बीच में लिया है, चाहे वो उनका मंगलसूत्र हो। अभी ताजे ताजे जो बयान दिए हैं उसमें भी देखा जाए तो, चाहे वो किसी समुदाय विशेष की नाराजगी हो, चाहे वो हमारा राजपूत समाज हो, चाहे क्षत्रिय समाज हो, जातीय समीकरण भी, जो मेरे पास यूपी की जो फीडबैक है उसमें जातीय समीकरण भी राम प्रकाश भाई काम नहीं करता। जो एससी, एसटी, ओबीसी का जो वोट उनके पास रहता था, वो भी सूचनाएं ऐसी हैं कि वो भी वोट छिटक रहा है। उसमें एक कारण और बता देता हूं, ये चौथे चरण को अगर छोड़ भी दिया जाए तो उससे पहले
जो वोटिंग परसेंटेज गया है उसमें उनको निश्चित नुकसान होने वाला है, क्योंकि बीजेपी कैडर या आरएसएस का कैडर जो मुख्य कैडर है वो निकला ही नहीं है, और दूसरे तीसरे चरण में आते आते इनकी इतनी हवा खराब हो गई कि इनको अपने हर आदमी को टाइट करना पड़ा, बल्कि इनको नागपुर से ऐसे दिशा निर्देश जो सख्त थे वो मिले कि जिसकी वजह से इनको चौथे चरण में अपने सारे हथियार युद्ध मैदान में लाने पड़े। तो ये क्या दिखाता है? ये हताशा, निराशा, एक ऐसा व्यक्ति जिसके भाव भंगिमा, जिसकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर ही उसकी कमी दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि ये जो अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया है ये निश्चित तौर पर बातों को तोल कर दिया गया है, क्योंकि वो भी अब आज की डेट में अगर हम कहें तो काफी गंभीर राजनीति करते हैं, और गंभीर राजनीति जो करता है वो कभी भी बढ़ चढ़कर अफलातून की तरह बात नहीं करता। तो मेरा मानना ये है कि जो नजाकत है, अभी 5वां चरण आएगा, 5वें चरण में मुख्य रूप से उनको नुकसान होने वाला है। तो जो अरविंद केजरीवाल ने अगर उनके साथ मिलकर कोई बयान दिया है, और मूवमेंट उनकी, मैंने आपके मंच से ही कहा था कि उनकी मूवमेंट 18 घंटे होने वाली है, ये आपके मंच की बात है। तो आप देखें कि उनकी मूवमेंट बढ़ी है, राहुल गांधी की मूवमेंट बढ़ी है, और लोगों की मूवमेंट बढ़ी है। बल्कि अभी मैं कल परसों कल्पना सोरेन का एक रैली देख रहा था जिसके अंदर अपार भीड़ थी और आत्मविश्वास से वो भरी हुई थी। तो झारखंड में निश्चित तौर पर उन्होंने नाम लिया है, सीटें कम होंगी, कर्नाटका में कम होंगी, ये बात बिल्कुल ठीक है। तेलंगाना में उनको धक्का लगेगा। तेलंगाना में मैं एक बात और बता देता हूं आपको, जिस पार्टी की सीट एमएलए की मात्र 8 आई हो, वो 10-12 सीट का क्लेम कैसे कर सकता है? तो तथ्यों के आधार पर अगर बातचीत की जाए तो निश्चित रूप से मोदी जी की पार्टी धक्का खाने वाली है, और ये छोटा मोटा धक्का नहीं होगा, ये काफी बड़ा धक्का होगा जो उनको सत्ता से बाहर। जी अरुण सर, ये जो स्थिति अभी आ रही है, चाहे वो 10 राज्य की बात हो या देश के बाकी किसी भी हिस्से में, जिस तरीके से नॉर्थ और साउथ की एक बात शुरू हुई 5 राज्यों के चुनाव के बाद, खासकर जब तेलंगाना में भाजपा को हार मिली, वहां पर मोदी जी की जो माइंड गेम जो था वो काम आ नहीं पाया, जिसको अभी वो महाराष्ट्र में भी फिर रिपीट कर रहे हैं। उद्धव और शरद को कह रहे हैं कि भाई आप एनडीए में आ जाइए, आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे। तो उसके बाद जो नॉर्थ और साउथ की स्थिति, जिस तरीके से एक डिवाइडेशन किया गया, जो एक बांटने की कोशिश हुई, ऐसे ये जो परिस्थितियां बनाई गई, जो कुछ भी कहा जाए, लेकिन सीटों की बात अगर हम करें तो भाई 129 सीटें जहां पर उसमें 29 भाजपा के पास थी, अब उसमें भी कम जाती हुई दिख रही हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ की जब बात आती है तो तमाम सीटों पर जहां वो मैक्सिमम हासिल कर चुके हैं उससे अधिक कर नहीं सकते। उसके बावजूद भी बार बार 400 पार वाला जो प्रचार किया जा रहा है, उसके पीछे की मुख्य वजह क्या है? और क्या ये जो 400 पार का प्रचार है वही भाजपा की हार की असली वजह भी बन रही है? जी, आपने पूछा मेरे से कि नॉर्थ और साउथ। सर, नॉर्थ साउथ में एक बेसिक डिफरेंस है, वो ये कि वहां का सामाजिक ताना बाना नॉर्थ से बिल्कुल अलग है। दूसरा मेजर डिफरेंस है कि वहां नॉर्थ से ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा समझदार और ज्यादा वर्किंग हैंड है, क्योंकि मैं 2-3 जगह पिछले ही वर्ष 8-8, 10-10 दिन रहकर आया हूं, इसलिए मुझे पता है। जैसे केरल है, केरल में आपको एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जहां पर कोई महिला या पुरुष स्वास्थ्य सेवा के अंदर इन्वॉल्व ना हो, आपको नहीं मिलेगा। एजुकेशन में कोई व्यक्ति उनके घर में ना हो, ऐसा नहीं होगा। 100% वहां पर पढ़े लिखे लोग हैं, और 70%, 80% महिलाएं वर्किंग हैं, और बहुत साधारण परिवेश में, बहुत ही साधारण परिस्थितियों में वो असाधारण काम करते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। कर्नाटका है जैसे। अब आपने हेमंत की बात की तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को टीस क्या है। दरअसल उनकी टीस ये है कि उनको बिस्कुट नहीं खिलाया गया।
बिस्कुट जिसको खिला दिया गया, मतलब उसकी इज्जत या उसका वर्चस्व शायद उस घर में हेमंत बिस्वा से ज्यादा था। ये टीस उनकी जायज है। ये मैं मानता हूं कि राहुल गांधी ने गलती की, उनको हेमंत को भी एक दो बिस्कुट दे देने चाहिए थे, ये उनसे गलती हो गई, मैं मानता हूं इस बात को। अब मैं नहीं अरुण जी, बिस्कुट देने नहीं चाहिए थे, बिस्कुट फेंक देने चाहिए थे आगे, फेंक देने खा चाहिए, लो। ठीक है, मैं रेक्टिफाई कर लेता हूं सर, फेंक देने चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब मैं वापिस आता हूं अपने विषय पर। सर आप परिस्थितियां देखें, पिछली बार 2019 में क्या कर्नाटका का क्या हाल हुआ था आपको पता है, तेलंगाना में 8 वर्षों की सरकार थी, क्या हुआ। नॉर्थ के अंदर एक बड़ा साधारण सा विषय उठाया जाता है, इसको हिंदी पट्टी के साथ साथ गोबर पट्टी कहा जाता है, वो बड़ी शर्म की बात है। मतलब आप ऐसे मान लेते हैं, अभी धनंजय भाई ने भी कहा, दरअसल धनंजय भाई जो कहते हैं ना, मैं उनकी बात को बड़ी गंभीरता से सुनता हूं, कारण वो अपनी बात को शब्दों में व्यक्त करते हैं, परंतु उसके अंदर उनकी छिपी हुई टीस भी होती है, जो हर किसी व्यक्ति को समझना थोड़ा मुश्किल होता है। वो कई बार, मैं उनकी एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि गीता पढ़ने की बजाय संविधान पढ़ो, ये उनका कोड है और मुझे याद है। तो उनका जो वक्तव्य है उसमें वो पीड़ा झलकती है जो संविधान के प्रति हर व्यक्ति को होनी चाहिए। वो पीड़ा झलकती है जो सामाजिक रूप से लोग पिछड़ गए हों, वो पीड़ा झलकती है जो स्वर्ण समाज ने हमारे SC ST OBC भाइयों के साथ की। हालांकि मैं स्वर्ण समाज से आता हूं और मेरी पृष्ठभूमि RSS से आती है, मेरे जैसा व्यक्ति भी उनसे अलग हुआ तो राम प्रकाश भाई कुछ ना कुछ तो कारण रहे, अकारण नहीं है। और जो साउथ की आपने बात कही है, ये फर्क हमेशा रहेगा, क्योंकि वहां पर दिखावे के लिए कोई राम राम नहीं रखता। और एक साउथ के लिए आपको और एक विशेष बात बता देता हूं, वो ये कि वहां के अयंगर और नमूद्री पाद ब्राह्मण जो हैं वो हमारे नॉर्थ के सारे मंदिरों में पुजारी होते हैं। हमको अधिकार नहीं है, उनको अधिकार है। क्यों? क्योंकि वो हिंदू धर्म की सही मायने में व्याख्या करते हैं, वो छुआछूत को नहीं मानते। और बरसों बरसों से काशी के अंदर वही लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं लोगों में से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के साथ जाकर भी उनका नॉमिनेशन करता है। तो मेरा मानना यह है कि ये जो, अच्छा एक चीज और लास्ट में बता देता हूं, जो उन्होंने कहा दिल्ली ऑफिस में आग लग गई, सर मैं गलती से ज्योतिषी भी, हमारे यहाँ एक शकुन शास्त्र होता है, जैसे कुत्ता मुंह पर करके भौंके तो कहते हैं अनिष्ट होगा, चींटियां अगर वो कुछ लेके जा रही हो तो कहते हैं बरसात होगी। तो ये शकुन शास्त्र ठीक नहीं है, कारण 3-4 दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, तो इनकम टैक्स में आग लग गई, दिल्ली बीजेपी ऑफिस में आग लग गई, हमारे सिंधिया साहब की माता जी का देहांत हो गया, सुशील मोदी साहब रूठ कर चले गए या कैसे चले गए मुझे समझ में नहीं आया। तो मेरा मानना यह है, ये जितने शकुन हैं ये बीजेपी के लिए उचित नहीं है। आप भगवान के भेजे हुए इशारों को समझो, ईश्वर कभी किसी को कष्ट नहीं देता, उससे पहले उस कष्ट की सूचना भेजता है। तो मेरा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो हाशिए पे गए हुए लोग हैं वो एक्टिव हैं, अभी भी संभल जाओ, 3 चरण बाकी हैं, थोड़ा थोड़ा इज्जत रह जाएगी आपकी। हम भी चाहते हैं कि आपकी सम्मानजनक हार हो, ऐसा ना हो कि मोदी जी के नाम पर थू थू होती रहे और मोदी जी चुपचाप पतली गली से निकल जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दीर्घायु हो और अपना हश्र अपनी आंखों से देखकर जाएं, ऐसी मेरी अभिलाषा भी है।